मैं आज दिसंबर 2025 के प्रतियोगिता दर्पण में छपे सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा आपके लिए। ये जो घटनाएं हैं उसके कुछ हेडलाइंस को हमने लिख लिया है और बाकी धीरे-धीरे हम सब की एक-एक करके चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो हमने जनवरी 2026 के घटना का जिक्र किया था, उसमें एक घटना बाकी रह गया था, उसका भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने दिसंबर 2025 की जो पहली राष्ट्रीय घटना है वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का 2026 में शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2026 में शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, इसलिए इस वर्ष 2026 में उसका शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से जुड़े हुए कुछ हम इसके हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किए जाते थे। इसी में एक अधिनियम था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इसी अधिनियम में पहली बार ये कहा गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? लोक सेवा आयोग। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसी 1919 के अधिनियम में 1919 का अधिनियम, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसी में पहली बार कहा गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए क्या हुआ, 1924 ईस्वी में एक कमीशन की स्थापना की गई, जिसको हम कहते हैं ली कमीशन। 1924 में ली कमीशन की स्थापना की गई और इसी कमीशन के सिफारिश के आधार पे 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई कब? 1926 में। इसी सिफारिश पे 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जब 1926 में इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था लोक सेवा आयोग। 1926 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था? लोक सेवा आयोग। लेकिन 1937 में इसका नाम बदल के कर दिया गया फेडरल लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 1937 में इसका नाम बदल के कर दिया गया फेडरल। इसी को कहते हैं संघीय। फेडरल को ही हिंदी में कहते हैं संघीय, तो इसका नाम हो गया संघीय लोक सेवा आयोग 1937 में। तो जब 1926 में इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था लोक सेवा आयोग। 1937 में इसका नाम बदल के कर दिया गया फेडरल लोक सेवा आयोग, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदल के कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। तो हमने संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा। पहली बात यह है कि 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम वर्तमान में जानते हैं। तो इसलिए इसकी स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया है। और ये लोक सेवा आयोग की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ये सिर्फ बात कही गई थी कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1924 में एक कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है ली कमीशन। और इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
अब जब 1926 में इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था लोक सेवा आयोग। 1937 में इसका नाम बदल के कर दिया गया फेडरल लोक सेवा आयोग यानी संघीय लोक सेवा आयोग। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद इसका नाम कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। आइए अगली महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना है आंद्रोथ। आंद्रोथ क्या है? आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। युद्धपोत है। आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसको हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में जिसको कमीशन किया गया है, तैनात किया गया है। तो आंद्रोथ क्या है? आंद्रोथ है आपका एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। आंद्रोथ क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसको विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में अभी हाल में तैनात किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। और इस आंद्रोथ का निर्माण जिस कंपनी के द्वारा किया गया उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जिस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया एक गवर्नमेंट कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो आंद्रोथ क्या है? आंद्रोथ एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ये क्या काम करेगा? समुद्री तटों की सुरक्षा और निगरानी का काम करेगा। ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसे कहाँ तैनात किया गया है? विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में इसको कमीशन या तैनात किया गया है। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? इसका निर्माण जिस कंपनी के द्वारा किया गया उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। तो आंद्रोथ के संबंध में ये 3-4 तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला है अनंत है क्या है? देखते हैं, आइए। अनंत है एक स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। अनंत क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। भारत की ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत की वायुसेना ने अभी तय किया है कि इसको पाकिस्तान और चीन से सटे बॉर्डर पर इसको तैनात किया जाएगा। अनंत क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। भारतीय सेना ने यह तय किया है कि इसको पाकिस्तान और चीन के सीमा पर तैनात किया जाएगा। और इसके निर्माण के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया है उसका नाम है BEL। उसका नाम क्या है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है। तो ये अनंत के संबंध में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक, ये क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, अभी चर्चा में है क्योंकि भारतीय सेना ने यह निर्णय लिया है कि इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को पाकिस्तान और चीन से सटे बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। और इसके निर्माण के लिए ऑर्डर दिया गया है कि इसको BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
अगला है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ, लंबा नाम है तो मैं इसको लिखता नहीं हूं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये क्या है? ये है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और इसने अपनी अपनी रिपोर्ट में इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है, अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और इसने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। और पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर इसने रूस को रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। अपनी रिपोर्ट में इसने क्या कहा है? अपनी रिपोर्ट में इसने भारतीय वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताया है। पहला स्थान इस रिपोर्ट में अमेरिका को मिला है और दूसरा स्थान रूस को मिला है। अगला है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो इसका हिंदी होता है रक्षा प्रदर्शनी। डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी क्या है? रक्षा क्षेत्र से जुड़े जो भी उत्पाद है उसकी एक प्रदर्शनी है। रक्षा क्षेत्र के जो भी उत्पाद है उसकी एक प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी शहर में किया जाता है। तो 2025 में जो इसका आयोजन हुआ वो हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में। 2025 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? झारखंड की राजधानी रांची में। डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है और इसका उद्घाटन झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी, झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने किया। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने किया। तो आपने देखा डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी, ये रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की एक वार्षिक प्रदर्शनी है और 2025 की ये प्रदर्शनी का आयोजन रांची में किया गया जिसका उद्घाटन वहां के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी और वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। अगला है लखनऊ ब्रह्मोस। लखनऊ, आप जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की उत्पादन के लिए एक यूनिट स्थापित की गई थी। लखनऊ में कुछ वर्ष पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की स्थापना के लिए एक इकाई स्थापित किया गया था और इसमें जो पहली खेप का उत्पादन हुआ है, पहली खेप का उसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे जुड़ा है, ये ब्रह्मोस का उत्पादन जो है वो भारत और रूस दो देश मिलकर करता है। रूस और भारत दो देश मिलकर करता है। और एक पुराना इंफॉर्मेशन है लेकिन आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि लखनऊ से जो भारत में जो ब्रह्मोस का उत्पादन होता है तो किस देश को पहली बार ये ब्रह्मोस दिया गया? भारत में जो ब्रह्मोस का उत्पादन होता है तो किस विदेश में किस देश को पहली बार ब्रह्मोस दिया गया, ये आपको बताना है। ये पुरानी कुछ घटना है। आइए, हमने राष्ट्रीय घटना देखा।
अब राष्ट्रीय घटना में एक जो जनवरी महीने 2026 का बाकी रह गया था वो था आपका, उसको भी मैं बता देता हूं, वो है राष्ट्रपति, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जो है एयरबेस है, वहां पर इन्होंने राफेल की सवारी की, राफेल से उड़ान भरा, राफेल से उड़ान भरा। आप जानते हैं कि राफेल एक फाइटर विमान है, उससे इन्होंने उड़ान भरा, और जब इन्होंने उड़ान भरा तो उस राफेल के पायलट थे अमित गुहाना, अमित गुहाना, गुहाना जी राफेल के पायलट थे। और ये भारत की तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस तरह के फाइटर जेट की सवारी की है। पहले राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने 2006 में सुखोई 30 की सवारी की थी, सुखोई 30 की सवारी की थी, सुखोई 30 की। फिर उसके बाद जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी, उन्होंने भी सुखोई 30 की सवारी की थी। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राफेल की सवारी की गई। हालांकि इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 की भी सवारी की थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल की सवारी की है, और इन जो सवारी की राफेल की, तो उसके जो पायलट थे वो थे अमित गुहाना, उसके पायलट थे अमित गुहाना। तो ये एक घटना बाकी रह गई थी, उसका हमने जिक्र कर दिया। आइए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना। एक नाम है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन है? कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है और इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से जुड़े एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बताइएगा कि ब्रिटेन के कौन ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ब्रिटेन के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिसको माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। अगला है नाम जो है सुरेल सुख उखना। अगला जो नाम है वह है सुरेल सुख उखना, सुरेल सुख उखना। सुरेल सुख उखना जो है ये मंगोलिया के राष्ट्रपति है सुरेल सुख उखना, और इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। कहाँ की यात्रा की है? इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है और इसीलिए ये चर्चा में है। और आपको ये बताना है कि सुरेल सुख उखना मंगोलिया की राजधानी कहाँ है ये, और मंगोलिया का करेंसी क्या है, मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलिया की मुद्रा, ये आपको बताना है। सुरेल सुख उखना मंगोलिया के राष्ट्रपति है जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है और इसीलिए ये चर्चा में है। और यहाँ मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसका मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। अगला है इजराइल और हमास, इजराइल और हमास, इजराइल और हमास। इजराइल और हमास की चर्चा हम करते हैं। आप जानते हैं कि हमास जो है, हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है, फिलिस्तीनी संगठन है हमास। और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला किया था और इसके साथ ही हमास और इजराइल के बीच, या कहिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया था।
और वो संघर्ष फिलहाल 10 अक्टूबर 2025 को उस संघर्ष पे पूर्ण विराम लग गया है। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। 10 अक्टूबर 2025 को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। तो ये रहा। और अगला है आपका पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक रणनीतिक रक्षा समझौता किया है हाल ही में। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। एक रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। अगला है घटना, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना आगे है वो है गाजा शांति सम्मेलन। अगला घटना है गाजा शांति सम्मेलन। गाजा शांति सम्मेलन। तो गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की। गाजा शांति सम्मेलन, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि फिलिस्तीन के भीतर जो गाजा नाम की जगह है, जहां काफी इजराइल के हमलों से तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, उसका पुनर्निर्माण करना है। इसका उद्देश्य ये है गाजा का पुनर्निर्माण करना और वहां शांति की स्थापना करना। तो गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको मिस्र के शहर शर्म अल शेख में किया गया। इसकी सह अध्यक्षता ट्रंप और अब्दुल फतह अल सीसी दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की। और इसका उद्देश्य क्या है? फिलिस्तीन का जो गाजा शहर है वहां शांति और पुनर्निर्माण इसका उद्देश्य है। अगला घटना है यूएन मानवाधिकार परिषद, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये चर्चा में क्यों है? वैसे तो ये हमेशा चर्चा में ही रहता है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत को सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है। इस संगठन के कुल सदस्यों की संख्या है 47। है और भारत को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। भारत का ये कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 7वीं बार शामिल किया गया है। और ये जो संगठन है इसमें कुल 47 सदस्य है। भारत का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 1 जनवरी 2026 से ये कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। निरेना। और जो हमारा अगला घटना है वो है साने तकाइची। साने तकाइची जापान की प्रधानमंत्री बनी है। पीएम बनी है और जापान में प्रधानमंत्री बनने वाली ये पहली पीएम है। साने तकाइची पहली महिला पीएम है जापान की। साने तकाइची ये किस पार्टी से रिलेटेड है? ये है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये रिलेटेड है। तो साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगला घटना हम देखते हैं वो है आपका हरिनी अमरसूरिया।
अमरसूरिया, हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया अभी चर्चा में है। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री है और अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। और इनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई भारत के ही दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। इन्होंने अपनी पढ़ाई भारत के ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से की है। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से। आगे है पैट्रिक हरमिनी, पैट्रिक हरमिनी, पैट्रिक हरमिनी, पैट्रिक हरमिनी। ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हरमिनी। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इस चर्चा में इसलिए सिर्फ नहीं है कि नए राष्ट्रपति बने हैं, चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने भारतीय मूल के राम कलावन को हराया है। भारतीय मूल के जो राम कलावन पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं को हरा करके ये राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हरमिनी सेशेल्स के। अगला है आसियान। आसियान, आसियान आप जानते हैं, आसियान एसोसिएशन ऑफ, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के, दुनिया के जो दक्षिण पूर्व के क्षेत्र है वहाँ के देशों का समूह, दक्षिण पूर्वी देशों का एक समूह है आसियान। आसियान का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 6 महीने पे होता है। और अभी जो इसका हाल में शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है आपको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कहाँ हुआ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या है 11। आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या है 11। इसमें जो नया सदस्य को हाल में शामिल किया गया है वो है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, जिसको कि हम पूर्वी तिमोर के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी तिमोर के नाम से भी जानते हैं। तो आसियान के सदस्यों की कुल संख्या 11 है। हाल में इसका शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था और इसमें 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था, शिखर सम्मेलन का थीम जो था, वो था इंक्लूसिविटी। थीम था इंक्लूसिविटी और एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं समावेशिता और धारणीयता। समावेशिता और धारणीयता, तो इसका थीम था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो इस तरह के संगठनों के शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है उसका विषय या थीम क्या था, उसका विषय या थीम तो वो पूछ लिया जाता है। तो ये जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन था। ये आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन था, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। और इसका थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और धारणीयता। और यहीं पे कुआलालंपुर में ही 2 और संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, बल्कि इसी से जुड़ा है आसियान। तो यहाँ पे 22वां आसियान भारत और आसियान के बीच जो शिखर सम्मेलन, यानी इसमें एक तरफ आसियान के देश होते हैं और दूसरी तरफ भारत होता है। इन दोनों पक्षों के बीच जो शिखर सम्मेलन होता है वार्षिक, उसका 22वां शिखर सम्मेलन भी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। और इसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2026 को
भारत आसियान भारत आसियान भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष, भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया है। आप जानते हैं कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है, वार्ता भागीदार है। क्या है? डायलॉग पार्टनर। भारत आसियान का वार्ता भागीदार है और इसी हैसियत से उसके शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। आसियान, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, क्या है? वार्ता भागीदार है। और यहीं पे एक और 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी यही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और घटना। पहला है आर्थिक घटना है, भारत पर विदेशी ऋण। तो भारत पर विदेशी ऋण कितना है, इसका आंकड़ा समय समय पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। भारत पर विदेशी ऋण के आंकड़ा जो है समय समय पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और सितंबर के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़ा जारी किया था उसके अनुसार भारत पर विदेशी ऋण 747.2 अरब डॉलर है। 747.2 अरब डॉलर। कितना है विदेशी ऋण? 747.2 अरब डॉलर है। और ये भारत के जीडीपी का 18.9% रहा। भारत के कुल जीडीपी का कितना रहा? 18.9%। तो भारत पर विदेशी ऋण कुल कितना है? 747.2 अरब डॉलर। और ये भारत के जीडीपी का कितना है? 18.9%। और ये विदेशी ऋण का आंकड़ा किसके द्वारा दिया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। अभी बजट 2025-26 में, बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई थी कि हम एक दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेंगे। भारत, आप जानिए कि दलहन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है, उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। लेकिन इसके बावजूद, सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद हम दलहन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए दलहन के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी और अभी घोषणा की, ये योजना शुरू की गई है। आत्मनिर्भरता मिशन जो है वो 6 वर्ष के लिए शुरू की गई है। कितने वर्षों के लिए? 6। और इसको शुरू किसने किया? आत्मनिर्भरता मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, किन्होंने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया। इसका कार्यकाल होगा 2025-26 से 30-31 तक। कब से कब तक होगा? 2025-26 से 30-31 तक। हमारा जो अगला घटना है, हमारा अगला घटना है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत सरकार के द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कुल कितने फसल? 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। 2 सीजन में, रबी सीजन में और खरीफ की सीजन में, मिला करके 22 फसलों की घोषणा की जाती है। किसकी सिफारिश पर? ये की जाती है कृषि मूल्य लागत आयोग, कृषि मूल्य लागत आयोग के सिफारिश पर, कृषि मूल्य लागत आयोग के सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कुल 22 फसलों के लिए। अभी रबी के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है रबी की फसल के लिए, उसमें से एक फसल महत्वपूर्ण है, उसका डाटा हमको याद रखना है, वो है गेहूं। गेहूं के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2585 रुपया घोषित किया गया है। कितना घोषित किया गया है? 2585 रुपया न्यूनतम। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
₹2585 घोषित किया गया है और पिछले सीजन में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य था ₹2425। कितना था? ₹2425। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कुल 22 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। किसकी सिफारिश पे घोषित किया जाता है? कृषि मूल्य लागत आयोग की सिफारिश पर। और गेहूं के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य इस सीजन के लिए घोषित किया गया है? ₹2585। पिछले सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था ₹2425। अगला है मुकेश अंबानी और सावित्री जिंदल। मुकेश अंबानी और सावित्री जिंदल, तो एक पत्रिका है फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स इंडिया नामक पत्रिका ने मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है उन्हें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है और उनके संपत्ति का जो आंकड़ा दिया है वो $105 बिलियन का। कितना? 105 बिलियन। और सबसे महिला जो सबसे अमीर महिला उद्योगपति है वो है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जी जो है वो ओपी जिंदल ग्रुप की मालिक है, ओपी जिंदल ग्रुप। और इनकी जो संपत्ति है वो है $40.2 बिलियन। इनकी संपत्ति कितनी है? $40.2 बिलियन। आगे कुछ नियुक्तियां हैं जो नियुक्ति हुई है, आइए देखते हैं। आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी भारत के अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं और ये पहले से हैं लेकिन अभी फिलहाल में इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आर वेंकट रमनी क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है और इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। हमारा अगला है शिरीष चंद्र मुर्मू। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है शिरीष चंद्र मुर्मू जी को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू जी को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। आप जानते हैं कि आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में कुल कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी शिरीष चंद्र मुर्मू के अलावा जो 3 और डिप्टी गवर्नर हैं वो है टीवी रविशंकर, जे स्वामीनाथन और तीसरी है पूनम गुप्ता जी। तो ये रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी जो 4 है वो है शिरीष चंद्र मुर्मू जो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, टीवी रविशंकर, जे स्वामीनाथनम और पूनम गुप्ता। ये 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर है। हमारा अगला जो है वो नगमा मोहम्मद मलिक जी को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नगमा मोहम्मद मलिक जी को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला जो नाम है वो है सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला हमारा घटना है 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार। 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार। भारत में हिंदी फिल्मों के लिए ये 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की गई है और इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। इसका आयोजन हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार का गुजरात के अहमदाबाद में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया लापता लेडीज को। यहाँ
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं किरण राव जी को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया किरण राव जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अभिषेक बच्चन जी को। अभिषेक बच्चन जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट जी को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है वो आपको घोषित किया गया है जीनत अमान और श्याम बेनेगल। जीनत अमान और श्याम बेनेगल जीनत अमान और श्याम बेनेगल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और मरणोपरांत दिया गया है। श्याम बेनेगल जी अब जीवित नहीं है और जीनत अमान जी भी अब जीवित नहीं है। तो इन लोगों को मरणोपरांत इंडियन फिल्म पर्सनालिटी का अवार्ड दिया गया है। तो हमने देखा 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार, और ये फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में आने वाली फिल्मों के लिए दी गई है। तो 70वें भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ? गुजरात के शहर अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किरण राव जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट जी को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी का पुरस्कार जीनत अमान और श्याम बेनेगल जी को दिया गया। अब अगला है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? एक अमेरिकी पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। हमारा अगला जो न्यूज है वो है विज्ञान रत्न पुरस्कार। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है आपको जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया है मरणोपरांत। तो 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और जयंत विष्णु नार्लिकर जी वो व्यक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, उसको इन्होंने चैलेंज किया था, जयंत विष्णु नार्लिकर जी। अगला हमारे साथ कुछ पुस्तक है, उस देखते हैं उनके नाम, उसके लेखक के नाम, क्योंकि बीपीएससी द्वारा एक पुस्तक और लेखक का नाम जरूर पूछा जाता है जो चर्चा में रहा हो। तो पहली पुस्तक है फाइंडिंग माई वे पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजाई। मलाला
यूसुफजाई। फाइंडिंग माई वे पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजाई। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान मूल की रहने वाली है, एक महिला है मलाला यूसुफजाई, और उन्होंने ही फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक की रचना की है। अगला पुस्तक है आई एम जॉर्जिया मेलोनी, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। आई एम जॉर्जिया मेलोनी। पूरा नहीं लिखते हैं, लंबा है। आई एम जॉर्जिया मेलोनी, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो ये जो पुस्तक है इसकी रचना किन्होंने की है? इटली की प्रधानमंत्री जो है, महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही इसकी रचना की है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। अगला हमारे सामने जो पुस्तक है वो है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ इसके लेखक हैं। और डी वाई चंद्रचूड़ आप जानते हैं कि भारत में के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ही यह पुस्तक लिखा है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगला जो हमारे सामने पुस्तक है वो है हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर। हाउ टू बी हैप्पी विद who you are, how to be happy with who you are, how to be happy with who you are। इस पुस्तक की जो लेखिका है वो है सुधा मूर्ति। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति जी। इस पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति। तो हमने कुछ किताब देखे। फाइंडिंग माई वे की लेखिका है मलाला यूसुफजाई। आगे है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो इनकी जॉर्जिया मेलोनी लेखक है। अगला है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये डी वाई चंद्रचूड़ जो भारत के पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला है हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर, ये है इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। तो हमने क्या देखा? भारत पर विदेशी ऋण जिसका आंकड़ा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत पर विदेशी ऋण फिलहाल कितना है? 747.2 अरब डॉलर का है। अगला है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो 6 वर्षों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए 2585 रुपया, पिछले वर्ष 2425 रुपया था। कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। इनकी कुल संपत्ति है 105 अरब डॉलर की। सावित्री जिंदल जिनकी कुल संपत्ति 40.2 बिलियन डॉलर की है, और ये सबसे अमीर महिला उद्योगपति है। आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल है। शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नगमा मोहम्मद मलिक को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के फिल्मों के लिए 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा अहमदाबाद में की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किरण राव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन जी को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट जी को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपको श्याम बेनेगल जी को, और श्याम बेनेगल जी के साथ श्याम बेनेगल जी को दिया गया है, और श्याम बेनेगल जी के साथ ही जीनत अमान जी को दिया गया है। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? जीनत अमान जी और श्याम बेनेगल जी को दिया गया है। तो ये रहा, और भी कुछ घटना है। एक पुस्तक लेखक में एक पुस्तक है डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। क्या है? डेमोक्रेसीज हार्टलैंड। इतना आपको याद रखना है, पूरा नहीं सॉरी। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल, इतना याद रखें। इस पुस्तक के लेखक हैं
एस वाई कुरैशी। कौन है? एस वाई कुरैशी। एस वाई कुरैशी इस पुस्तक के लेखक है एस वाई कुरैशी। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड के हैं एस वाई कुरैशी, जो कि भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। अगला जो है वो समुद्र शक्ति 2025। समुद्र शक्ति 2025 ये भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति 2025 समुद्र लिखा हुआ है तो सिंपल आप समझ गए कि नौसेना के बीच होने वाला अभ्यास है, जो 2025 में विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम। समुद्र शक्ति 2025 विशाखापत्तनम में। उसके बाद है जी मैक्स। जी मैक्स जी मैक्स कौन क्या है? जापान इंडिया के नौसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। जापान और भारत जी मैक्स जापान और भारत के सेना के बीच होने वाला एक वार्षिक युद्धाभ्यास है, जो कहाँ हुआ है? जापान के योकोसुका में। कहाँ हुआ है? जापान के योकोसुका। जी मैक्स कहाँ हुआ है? योकोसुका। ये है जापान में। जी मैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारत और जापान के नौसेना के बीच ये जापान के योकोसुका में हुआ। अगला है नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 को हम देखते हैं। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं हर वर्ष, तो उन 6 क्षेत्रों को हम देखते हैं। पहला है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को दिया गया है उनका नाम है मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड राम एसडेल। मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड राम एसडेल और सिमोन साकागुची। मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड राम एसडेल और सिमोन साकागुची। अब इस लंबा नाम है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? मेरी फ्रेंड सिमोन। मैरी, फ्रेड और सिमोन, ये तीन को मैरी है, इसको आप सुधार लेंगे थोड़ा सा। मैरी नाम है, याद करने के लिए मैरी को मेरी लिख देंगे, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेड रामेसडेल को फ्रेड को फ्रेंड कर देंगे, मेरी फ्रेंड। और सिमोन साकागुची को सिमोन कर देंगे। और ये जो चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज है वो क्यों दिया गया है? शरीर रक्षा प्रणाली की बेहतर समझ की खोज के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। शरीर रक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस इम्यून सिस्टम की बेहतर समझ की खोज के लिए दिया गया है। मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रामेसडेल और सिमोन साकागुची। इसको याद कैसे करेंगे? मेरी फ्रेंड सिमोन। अगला है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनिस। तो हम इसको याद रखेंगे हम इसको कैसे याद रखेंगे? एक यहाँ का वर्ड ले लेंगे जॉन, यहाँ का ले लेंगे मिशेल और यहाँ का वर्ड ले लेंगे जॉन। तो ये क्या हो जाएगा? जॉन मिशेल जॉन। ऐसे हम इसको संक्षेप में याद रखेंगे। जॉन मिशेल जॉन को क्या दिया गया है? फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए किनको दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनिस। इसको हम कैसे याद रखेंगे? जॉन मिशेल जॉन। कैसे याद रखेंगे? जॉन मिशेल जॉन। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। रिचर्ड रॉबसन, एस कितागावा और ओमर एम यागी। अब इसको हम संक्षेप में कैसे हम याद रखेंगे? तो हम रखेंगे रॉबिन नाम होता है, उसको हम संक्षेप में यहाँ कर लेंगे रॉबसन को रॉबिन कर लेंगे, रॉबिन
कितागावा को किताब कर लेंगे, किताब कर लेंगे, और उमर को उमर कर देंगे, उमर को उम्र कर देंगे या उमर कर देंगे। उमर जो स्थानीय अपभ्रंश में ऐसे इसका उम्र होता है। तो रॉबिन, रॉबिन किताब उमर, यानी रॉबिन की उम्र भर किताब पढ़ रहा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रॉबिन किताब उमर को रखेंगे कि रॉबिन जो है वो रॉबिन नाम का एक व्यक्ति है, वो उम्र भर किताब पढ़ रहा है। तो रॉबिन किताब उमर, ये है रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार। रिचर्ड रॉबसन, एस कितागावा, ओमर एम यागी। और इनको किस चीज के लिए दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। किस चीज के लिए दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के साहित्यकार, हंगरी के साहित्यकार। आपको ये बताना है कि हंगरी की राजधानी क्या है और हंगरी का मुद्रा क्या है। हंगरी की राजधानी क्या है और हंगरी की मुद्रा क्या है? तो हंगरी के उपन्यासकार है लासजलो क्रास्जना होरकाई, लासजलो क्रास्ना होरकाई। इसको अगर न याद हो आपको तो इसको लिख लेंगे आप संक्षेप में, लास जलो, लास जलो, जलो। लाश होता है, लाश को जलाया जाता है, तो लाश जलो, लाश जलो, लाश जलो क्रासजाना होरकाई। लाश, ये हंगरी के उपन्यासकार हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचना है वो है द मेलानचोली, मेलानचोली, द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक ही बुक है। द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, किसी चीज का विरोध करना। तो द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस है। दूसरी है वार एंड वार, वार, और भी कई पुस्तक है लेकिन दो का नाम ध्यान में रखिएगा, द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा वार एंड वार। तो ये क्या है? लास जलो, यानी कि इसको संक्षेप में हमने लिख लिया लास जलो क्रासजाना होरकाई को, लास जलो। ये थोड़ा अपभ्रंश कर लेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। तो ये हमने देखा। और कुछ और जो कुछ नोबेल पुरस्कार और है वो है एक शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया है उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, मारिया, मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये मारिया कोरिना मचाडो जो है, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में विपक्ष की लीडर है, विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। आपको ये बताना है कि हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अमेरिका द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जिनका अपहरण कर लिया गया है? अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किनको दिया गया है? जोएल मोकीर, जोएल मोकीर, मोकीर, फिलिप अधियन और पीटर होवेट। जोएल मोकीर, फिलिप अधियन और पीटर होवेट, ये तीन लोगों को दिया गया है। अगला घटना है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। ये इम्पोर्टेंट, लंबे समय बाद किसी भारतीय महिला द्वारा पदक जीता गया है। और विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है असम की राजधानी गुवाहाटी में। कहाँ किया गया? असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे 17 वर्षीय तन्वी शर्मा, 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने एक रजत पदक जीता, एक रजत पदक जीता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? असम के गुवाहाटी में। इसमें भारत की तन्वी शर्मा ने एक रजत पदक जीता है। आगे है ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट का है, ईरानी कप क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और ये किसके किसके बीच होता है? रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम और शेष भारत के बीच, रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम और शेष भारत के बीच। तो ईरानी
कप ईरानी ट्रॉफी के विजेता कौन है? विदर्भ की टीम। कौन है? विदर्भ की टीम ईरानी ट्रॉफी विजेता है, विदर्भ की टीम। और इस विदर्भ टीम के जो कैप्टन है उस खेल में रहे वो अक्षय बडकर है। और शेष भारत के जो कैप्टन थे वो रजत पाटीदार थे। शेष भारत के कैप्टन रजत पाटीदार और जो विदर्भ की टीम है उसके कैप्टन थे अक्षय बडकर। अगला है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन नॉर्वे के फोर्डो में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नॉर्वे के फोर्डो में। नॉर्वे के फोर्डो में इस चैंपियनशिप में, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत केवल एक ही पदक जीत पाया, और वो पदक जो जीती है उनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। इन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता है, रजत पदक। मीराबाई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नॉर्वे के फोर्डो में। अगला है मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। मिथुन मिन्हास जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले उनके जगह उन्होंने रोजर बिन्नी का जगह लिया है। किनका जगह लिया है? रोजर बिन्नी का। उसके अलावा राजीव शुक्ला जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और देवजीत सैकिया को सचिव बनाया गया है। देवजीत सैकिया को क्या बनाया गया है? सचिव बनाया गया है। देवजीत सैकिया को सचिव बनाया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य सिलेक्टर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य सिलेक्टर जो है वो अमिता शर्मा जी को बनाया गया है। अमिता शर्मा जी को, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य सिलेक्टर अमिता शर्मा जी को बनाया गया है। अगला हमारा न्यूज है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका शुभंकर जो था मस्कट वो था विराज। इसका शुभंकर क्या था? विराज इसका शुभंकर था, विराज। और ये विराज क्या है? एक हाथी का बच्चा है जिसका जो पैर है उसमें कुछ कृत्रिम हिस्सा है, कृत्रिम अंग लगे हुए हैं, वही है विराज। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहला स्थान ब्राजील का आया है। पहला स्थान किसका आया है? ब्राजील का। और भारत का कौन सा स्थान आया है? भारत का 10वां स्थान आया है। और ब्राजील ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 44। ब्राजील ने टोटल कितने पदक जीते? 44। उसमें से 15 गोल्ड है, 20 रजत है और 9 कांस्य पदक है। ब्राजील ने कितने जीते? 44, 20, 15 और 9। 20, 15 और 15, 20 और 9। 15 उन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक। 15 जीता स्वर्ण पदक, 20 जीता रजत पदक और 9 जीता कांस्य पदक। ब्राजील, जिसका पहला स्थान आया है। भारत का 10वां स्थान आया है। भारत ने कुल कितना पदक जीता? भारत 6 गोल्ड में, 9 रजत पदक जीता है और 7 कांस्य पदक जीता है। 6, 9, 7, कितना हो गया? 9, 6, 15, 7, 22। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 22। 6 गोल्ड, 9 रजत और 7 कांस्य पदक। और भारत का कौन सा स्थान आया? 10वां स्थान। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो गया जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर विराज था और इसमें पहला स्थान ब्राजील का आया है। भारत का 10वां स्थान आया है। भारत ने 6 गोल्ड जीते, 9 रजत जीते और 7 कांस्य पदक जीते। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से जिन लोगों ने स्वर्ण पदक जीते, जरा हम उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है सिमरन शर्मा। सिमरन शर्मा, सुमित अंटिल, उसके बाद संदीप सरगर, उसके बाद आपका शैलेश कुमार,
उसके अलावा आपका है निषाद कुमार, निषाद कुमार है। इसके अलावा आपका एक और है 5 रिंकू हुड्डा, रिंकू हुड्डा, रिंकू हुड्डा। सिमरन शर्मा, सुमित अंटिल, संदीप सरगर, शैलेश कुमार, निषाद कुमार और रिंकू हुड्डा, इन 6 लोगों ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। सिमरन शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है दौड़, धाविका है तो दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और सिमरन शर्मा ही 200 मीटर में रजत पदक भी जीती है, 200 मीटर में रजत पदक जीती है, 100 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है। सुमित अंटिल, संदीप सरगर और रिंकू हुड्डा, इन 3 लोगों ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है, भाला फेंक में। और शैलेश कुमार और निषाद कुमार जो है इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है ऊंची कूद में। किसमें, ऊंची कूद में। और सुमित अंटिल, संदीप सरगर, रिंकू हुड्डा, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो गया आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 में होगा। और 2026 में ही स्कॉटलैंड में एक और खेल होना है विश्व स्तर का, उसका नाम आप बताएंगे, जो खेल 2026 में होना है ग्लासगो में। अब अगला है एनसीआरबी का डाटा। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में कोलकाता को चिन्हित किया है। सबसे सुरक्षित शहर के रूप में कोलकाता को चिन्हित किया है। और सबसे असुरक्षित शहर के रूप में कोच्चि को, किसको, कोच्चि को चिन्हित किया है। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सबसे सुरक्षित शहर के रूप में कोलकाता को और सबसे असुरक्षित शहर के रूप में कोच्चि को चिन्हित किया है। अगला है भुगतान नियामक बोर्ड, जो भुगतान देश के भीतर जो भुगतान होते हैं उन सारे भुगतान प्रणालियों की देखरेख के लिए भुगतान नियामक बोर्ड है। भुगतान नियामक बोर्ड, भुगतान नियामक बोर्ड, नियामक बोर्ड। इस भुगतान नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है संजय मल्होत्रा जी को। भुगतान नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया संजय मल्होत्रा जी को। आप बताएंगे कि संजय मल्होत्रा जी इसके अलावा एक और पद पे हैं, उस पद का नाम क्या है। अगला है हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और विश्व संरक्षण के लिए और ये इस तरह शामिल होने वाली 13वां साइट हुआ है भारत का। अगला है कैलिफोर्निया। देखिए, दीपावली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है कैलिफोर्निया में। इससे पहले 2 और राज्यों में, अमेरिका के 2 और राज्य पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिविटी में, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिविटी में ये राज्य दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया गया था। अगला है IUCN। IUCN का होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेशन, इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की अभी जो हाल ही में बैठक हुई है वो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुई है। IUCN की जो हाल में बैठक हुई है वो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुई है, और इसमें एक नए सदस्य के रूप में आर्मेनिया को शामिल किया गया है। IUCN के नए सदस्य के रूप में आर्मेनिया को शामिल किया गया है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन में बना है, उसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन। हुआजियांग ग्रांड कैनियन, हुआजियांग ग्रांड कैनियन, ये विश्व का सबसे ऊंचा
पुल है जो चीन में इसका बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2050 फीट। कितनी है? 2050 फीट। हुआ जियांग ग्रांड कैनियन जो सबसे ऊंचा पुल है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2050 फीट है और ये चीन में बनाया गया है। अगला है जो पलाऊ नाम का एक देश है, पलाऊ। पलाऊ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका नाम है सुरंगेल जूनियर। पलाऊ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका नाम है सुरंगेल जूनियर। सुरंगेल जूनियर। तो इन्होंने अभी प्रशांत महासागर के भीतर मतलब पानी के भीतर इन्होंने एक लाइव इंटरव्यू दिया है। पलाऊ के जो है सुरंगेल जूनियर, इन्होंने प्रशांत महासागर में पानी के भीतर एक लाइव इंटरव्यू दिया है और इनका उद्देश्य ये था कि प्रशांत महासागर और जलवायु संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो ये हमने जिक्र कर लिया। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन, पीटर होबेट। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप असम के गुवाहाटी में आयोजन किया गया। भारत की 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने रजत पदक जीता है। विदर्भ की टीम जो है वो ईरानी ट्रॉफी जीती है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे के फोडो में हुआ, जहां मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। उसके अलावा बीसीसीआई का अध्यक्ष मिथुन मिन्हास जी को बनाया गया है, सचिव देवजीत सैकिया जी को बनाया गया है। महिला क्रिकेट टीम के मेन सेलेक्टर अमिता शर्मा जी को बनाया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ब्राजील का पहला स्थान आया, भारत का 10वां स्थान आया। भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 गोल्ड, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। एनसीआरबी के अनुसार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, कोची सबसे असुरक्षित शहर है। भुगतान नियामक बोर्ड का अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को उसको यूनेस्को की संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। कैलिफोर्निया अमेरिका का जो राज्य है वहां दीपावली को राजकीय छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की बैठक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुई है और इसमें आर्मेनिया को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हुआनजियांग ग्रांड कैनियन चीन में बनाया गया सबसे ऊंचा पुल है, जिसकी ऊंचाई 2050 फीट है और पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। तो ये हमने पूरा आपको दिसंबर 2025 के प्रतियोगिता दर्पण की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सब की हमने चर्चा कर ली।